Assalamu alaikum everyone. I'm Zubair Sleem and we are here for Advanced Accounting and Financial Reporting, which is CFAP orientation class. So guys, if you are listening me clearly, so please write okay in the chat box. Thank you so much. Okay sir, हम लोग start करेंगे आज अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, और उस एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के बाद वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द पास्ट पेपर एनालिसिस के पास्ट पेपर्स में ये पैटर्न कितना फॉलो हो रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है. देन आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि स्टडी मटेरियल क्या यूज करना है आप लोगों ने. देन स्टडी मटेरियल के बाद हम बात करेंगे कि व्हाट शुड बी द सजेस्टेड सीक्वेंस. ये सजेस्टेड सीक्वेंस किन टॉपिक्स को हमें पहले लेके पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स को हमें बाद में पढ़ना चाहिए. तो हम एक सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करेंगे और ऐसा सीक्वेंस जो कि हमें मैक्सिमम जो मार्क्स हैं उनको जल्दी कवर करने में हेल्प करेगा. तो इस सीक्वेंस पे बात करेंगे. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लान टिल नेक्स्ट ऑनलाइन सेशंस. वी विल बी हैविंग बाय वीकली एक लाइव सेशन जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लिया करूंगा. हम लोग एक चिट चैट के लिए इकट्ठे हुआ करेंगे. तो आई विल गिव यू अ प्लान टिल नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन. इस प्लान में मैं आप लोगों को बताया करूंगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने कवर करने हैं. अगली और हमारी जो लाइव सेशन है वहां तक कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करने हैं, कौन सी वीडियोस हैं जो आप लोगों ने देखनी है. और जब ये बात हम लोग, ये प्लान सारा आप लोगों को मिल जाएगा तो यू विल बी फॉलोइंग द प्लान टिल नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन. Then guys, there are some must do's and जो के जिनके बगैर पेपर नहीं पास हो सकता है, वो चीजें आप लोगों को करनी ही करनी है. Then we will be talking about must do's and then we will be having question and answer session. मैं हर एरिया के बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन क्वेश्चंस ले रहा हूँगा, बट ऑब्वियसली एट द एंड वी विल बी हैविंग अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जिसमें आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So guys, the first thing that we are going to talk about is the syllabus. तो क्या syllabus है? Obviously एक extensive syllabus. अगर हम पूरे के पूरे CFAP की बात करें तो हम कह सकते हैं one of the extensive syllabus जो कि आप लोगों को CFAP 1 में मिलेगा. So what is the syllabus guys? Let's understand this thing. Sir, syllabus में सबसे पहले एक एरिया जिसे हम कहते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इंटरेस्टिंगली ये जो कंसोलिडेटेड आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से 25 to 35 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म पूछता है वो आपसे. सो 25 मेजॉरिटी सिचुएशंस में 25, लेकिन रीसेंट अटेम्प्ट जो गुजरी है बच्चों, इस रीसेंट अटेम्प्ट में उसने 35 मार्क्स पूछे थे. बट ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन. उसने 2 क्वेश्चंस बनाए. एक आपका सिंपल वही 20 मार्क्स का और दूसरा जो क्वेश्चन बनाया वो अगेन 15 मार्क्स का. सो लास्ट अटेम्प्ट में देयर वाज 35 मार्क्स फ्रॉम द कंसोलिडेशन. नॉर्मली 25 मार्क्स कंसोलिडेशन में से होते हैं. तो वी कैन से कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें से कंफर्म क्वेश्चन है और काफी लोगों का बहुत अच्छा ये एरिया तैयार भी होता है. इसमें गाइस देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, जैसे IFRS 3, IFRS 10, 11, 12, 27, 28, ये हम लोग पढ़ रहे होंगे. ऑल्दो CAF 7 के लेवल पे हम लोगों ने ये कंसोलिडेशन देखी होती है, लेकिन बहुत बेसिक लेवल की. यहाँ पे हम लोग एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे इस कंसोलिडेशन को, इतना एडवांस कि उससे एडवांस कुछ बचेगा नहीं आप लोगों के पास. सो आप कह सकते हैं कि फुल एंड फाइनल वर्जन ऑफ कंसोलिडेशन एट एडवांस लेवल जो कि हमारा एग्जामिनर यहाँ पे हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है. देन गाइस वी हैव कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज हियर. इंडिविजुअल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लोज नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज. ये भी कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज, ये जो आप लोगों का एरिया, ये भी एक्चुअली कैश फ्लोज ही है. तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज पूछ ली तो फिर वो आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट नहीं पूछ रहा होगा.
यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की। ये 3 स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पहला एरिया है। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर दी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ये कैश फ्लोज पूछ रहा है ना, तो फिर बड़े रेयर चांसेस हैं कि वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या चेंजेस इन इक्विटी पूछ रहा हो। हैविंग सेड दैट, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि क्योंकि 35 मार्क्स सेट कर सकता है, जैसे रिसेंट अटेम्प्ट में भी किया है उसने, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे 20 मार्क्स का कैश फ्लोज पूछ ले और बाकी 15 मार्क्स की इनमें से कोई एक एरिया पूछ ले। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब गाइस, ये जो आपको स्लाइड नजर आ रही है, इस स्लाइड में मैंने टेस्टिंग के लेवल्स लिखे हुए हैं। ये टेस्टिंग लेवल 3 है, ये टेस्टिंग लेवल 2 है और ये टेस्टिंग लेवल 1 है। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? सर 3 टेस्टिंग का मतलब है, लेवल का मतलब है कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनेगा या बन सकता है। 2 लेवल ऑफ टेस्टिंग यानी सेकंड लेवल ऑफ टेस्टिंग का मतलब ये है कि देयर विल बी मैक्सिमम 20 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि कैश फ्लोज पे जो क्वेश्चन आएगा वो 20 मार्क्स का होगा। ये उसने लेवल हमें बता दिए हैं। एंड इंटरेस्टिंगली, ऑल्दो हम एग्जामिनर से एक्सपेक्ट नहीं करते सीए वाले एग्जामिनर से, बट इंटरेस्टिंगली वो इन चीजों को फॉलो कर रहा है। Then we have effect of changes in foreign exchange rates, IAS 21, यानी एक फॉरेन सब्सिडरी अगर आपके पास हो, how to consolidate that foreign subsidiary। इसमें अगर आप और करें ना, तो इसमें टेस्टिंग लेवल जो है वो 1 है, और टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब ये है 8 to 10 मार्क्स। इंटरेस्टिंगली ये जो रीसेंट अटेम्प्ट गुजरी है उसमें उसने ये फॉरेन सब्सिडरी पूछी। देखिए, फॉरेन सब्सिडरी पे एक अलग क्वेश्चन नहीं बनता। एक बड़ा क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, एक बड़ा क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, और उसमें या कैश फ्लोज का, उसमें एक फॉरेन सब्सिडरी की एडजस्टमेंट होती है। एक सब्सिडरी होती है जो फॉरेन सब्सिडरी होती है, और उस फॉरेन सब्सिडरी से रिलेटेड वो क्या बना देता है, एक छोटी सब्सिडरी। आपके पास मल्टीपल सब्सिडरीज होंगी। यहाँ पे कैफ लेवल पे हम लोगों के पास जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स होती थी कैफ लेवल पे, वो एक सब्सिडरी थी। साथ में बड़ा ही कोई मुश्किल क्वेश्चन करने की कोशिश करे तो देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी कि एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स बीच में ले आए। ये कैफ लेवल का स्ट्रक्चर था। बट इन सीफैप 1, क्योंकि ये एडवांस लेवल है, तो वी विल बी हैविंग मल्टीपल सब्सिडरीज गाइस। तो सीफैप 1 में आपके पास मल्टीपल सब्सिडरीज होंगी। मल्टीपल सब्सिडरीज मतलब एक सब्सिडरी, 2 सब्सिडरी, 3 सब्सिडरीज। तो आई वुड से कि आप अज्यूम करेंगे कि देयर आर 3 सब्सिडरीज। उनमें से एक फॉरेन सब्सिडरी हो सकती है सर, एक फॉरेन सब्सिडरी हो सकती है। एक सब्सिडरी में कोई एक इशू है, दूसरे सब्सिडरी के साथ कोई दूसरा इशू है, तो देयर वुड बी मल्टीपल सब्सिडरीज। नॉर्मली 2 सब्सिडरीज होती हैं आप लोगों के क्वेश्चंस में, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अज्यूम करेंगे कि देयर वुड बी 3 सब्सिडरीज। देन हमारे पास एक एसोसिएट हो सकती है, एक जॉइंट वेंचर हो सकती है। तो आप लोग मल्टीपल सब्सिडरीज के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ओके, व्हाट आर द अदर एरियाज जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट तो हमने पढ़ी हुई है, हाँ मान लिया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैफ लेवल पे हम नहीं पढ़ते, चलें वो भी पढ़ लेंगे। कैश फ्लोज बेसिक जो आपकी इंडिविजुअल लेवल की है वो हम कैश फ्लोज पढ़ चुके हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ लेंगे कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, चले मान लिया। सो आर देयर एनी अदर टॉपिक्स जो कि कंसोलिडेशन में हमसे पूछे जाएंगे जो हमने कैफ लेवल पे नहीं पढ़े? तो इसका आंसर है यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि आप लोगों ने कभी सुने ही नहीं कैफ लेवल पे। सो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो कि एडवांस्ड हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखे जाएंगे वो कैफ लेवल पे नहीं थे। अब मैं इन पे बात करने जा रहा हूँ। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है गाइस, देयर वुड बी सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ग्रुप। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ग्रुप है का एक एरिया है जो कि हम लोगों ने कवर करना। ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप में क्या होगा गाइस, एक पेरेंट की एक सब्सिडरी, फिर सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी व्हिच इज एक्चुअली सब सब्सिडरी। सर सब्सिडरी ने आगे इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, सब्सिडरी की एसोसिएट हो सकती है, सब्सिडरी की सब सब्सिडरी हो सकती है।
इसी तरह हो सकता है पेरेंट ने भी मिलके इन्वेस्ट किया हो, दोनों ने मिलके कंपनी को एक्वायर किया हो, सो देयर वुड बी अ सब सब्सिडरी। तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में आप ये समझें कि सब सब्सिडरी क्वेश्चन में होना इज अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप। तो हमें पता है कि हम इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते, हमने इस तरह का स्ट्रक्चर पहले नहीं देखा। सो कॉम्प्लेक्स ग्रुप इज द फर्स्ट टॉपिक जो कि कंसोलिडेशन में एक नया टॉपिक है गाइस। इसको अंडरस्टैंड करेंगे जब कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स ग्रुप वी विल बी डिस्कसिंग स्टेप एक्विजिशन। स्टेप एक्विजिशन क्या है गाइस? स्टेप जैसे नाम से लग रहा है, इसे पीस मिल एक्विजिशन भी कहते हैं। स्टेप एक्विजिशन इज के आप ने एक सब्सिडरी एक्वायर करनी है स्टेप्स में। इट मींस कि आपने सबसे पहले 20% शेयर्स लिए, 2-3 साल गुजरे, आपको लगा आपको और खरीद लेने चाहिए, आपने 15% शेयर्स दोबारा खरीदे। अभी तक सब्सिडरी नहीं है, वी नो दैट सब्सिडरी 50% से नॉर्मली 50% से ज्यादा पे होती है, नॉर्मली। ऑब्वियसली 50% से कम पे भी हो सकती है। तो अभी तक 35% है और कंपनी सब्सिडरी नहीं है, और आप 2 स्टेप्स में इस कंपनी की होल्डिंग एक्वायर कर चुके हैं। नाउ देयर वुड बी अ थर्ड स्टेप, आप लोगों ने अब 20% और खरीद लिया। तो 20 थे, 30 15 और खरीदा, 35 हुआ, 20 और खरीदा तो 55 पे पहुंच गए। इस तरह की सिचुएशन में हमने किस तरह करनी है कंसोलिडेशन? दिस इज स्टेप एक्विजिशन। इंटरेस्टिंगली ये स्टेप एक्विजिशन सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी में नहीं होगी, ये एसोसिएट्स में भी होंगी, ये जॉइंट वेंचर्स में भी होंगी। तो सब्सिडरी में स्टेप एक्विजिशन, एसोसिएट्स में स्टेप एक्विजिशन हम ये पढ़ रहे होंगे, जॉइंट वेंचर्स में स्टेप एक्विजिशन। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस बनेंगी यहाँ पे गाइस। देन गाइस व्हाट्स नेक्स्ट? थर्ड चीज जो हम लोगों ने कंसोलिडेशन में पढ़नी है इस लेवल पे, दैट इज डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। विल बी हैविंग डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। तो हम लोग देख रहे होंगे डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी सर। अब डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी में अगर मैं बात करूं, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी में अगर मैं बात करूं तो डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी में क्या होगा? सो दिस इज द क्वेश्चन। सर डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी में एक सब्सिडरी बेच रहे होंगे, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी में एक सब्सिडरी आप बेच रहे होंगे, लेकिन सर क्या इतना आसान है कि सब्सिडरी बिक गई है? ना 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 सर, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी होगा। इंटरेस्टिंगली ये भी स्टेप्स में डिस्पोजल हो रहे होंगे। सर क्या मतलब स्टेप्स में डिस्पोजल हो रहे होंगे? सर 80% सब्सिडरी है आपकी, आपने सिर्फ 10% बेचा, तो सब्सिडरी सब्सिडरी ही रही, 80% पे सब्सिडरी थी, अब 70% सब पे सब्सिडरी है। बट देयर इज अ स्टेप डिस्पोजल, एक स्टेप नीचे आ गए आप। फिर आप 70% थी, आपने को 30% बेच दिया, 40% पे आ गया, सब्सिडरी सब्सिडरी नहीं रही, एसोसिएट में कन्वर्ट हो गई। सो गाइस यहाँ पे भी स्टेप्स में गेम चलेगी। एक सिंपल डिस्पोजल भी पढ़ेंगे जिसमें 80% सब्सिडरी थी, सारी एक ही गो में बेच दी। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अगर स्टेप्स में बेच रहे हो तो क्या करेंगे। डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी पढ़ने के बाद गाइस द फोर्थ टॉपिक वुड बी ये फॉरेन सब्सिडरी। अब ये मैं ऊपर लिख चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं अब इस पे दोबारा बात नहीं कर रहा। सो देयर वुड बी अ फॉरेन सब्सिडरी। तो फॉरेन सब्सिडरी पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फिफ्थ टॉपिक दैट वुड बी कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज। तो ये गाइस मेजर एरियाज जो हम पढ़ेंगे। क्या इनमें इनकम स्टेटमेंट मांगी जा सकती है? बिल्कुल मांगी जा सकती है सर। रिसेंट रिटायरमेंट में इनकम स्टेटमेंट ही मांगी थी उसने सर। सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांगी जाती है? यस सर, मेजॉरिटी सिचुएशन में एसओएफपी मांगता है सर आपसे। क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मांगी जा सकती है कंसोलिडेटेड? बिल्कुल सर। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मांग रहा होता है। रिसेंट अटेम्प्ट में उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कंसोलिडेटेड मांगी थी सर। ओके सर, क्या इसकी प्रैक्टिस है? बिल्कुल सर, प्रैक्टिस है इसकी। नेक्स्ट गाइस, ये कंसोलिडेशन का एरिया है, दैट विल बी अ कंफर्म क्वेश्चन 25 to 35 मार्क्स। देन एक इंपॉर्टेंट एरिया, यू कैन से अ मेजर एरिया, जो कि आपको पास होने के बड़ा करीब ले जाता है, कंसोलिडेशन। देन गाइस द सेकंड एरिया ऑफ द सिलेबस इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है कि आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स, जो जितने भी आप लोगों ने स्टैंडर्ड्स पढ़ने। इंटरेस्टिंगली कई स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपने इनिशियल लेवल्स पे नहीं पढ़े, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो नीचे लेवल पे पढ़े नहीं, कुछ हैं जो बड़े बेसिक लेवल के आपने इनिशियल लेवल्स पे पढ़े थे। अगर आपने थोड़ा पुराना सीए कैफ क्वालिफाई किया हुआ है तो ऑब्वियसली चेंजेस से पहले तो उसमें आप लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड्स ज्यादा नहीं पढ़े होंगे। इन शॉर्ट हम सारे स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब वो स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, इसमें मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स। पहले एरिया को मैं कह रहा हूँ मेजर स्टैंडर्ड्स।
मेजर स्टैंडर्ड्स इसलिए कह रहा हूँ मैं गाइस कि इसमें ना ये जो लेवल ऑफ टेस्टिंग है दैट इज सेकंड लेवल, और सेकंड लेवल पे मैंने आपको बताया था कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको यहाँ पे जितने स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं ना इस मेजर चंक में, आप ये अज्यूम करेंगे कि इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आना ही आना। अब हर टॉपिक को तैयार करने का ये तरीका है कि जब आप लोग ये IFRS 7, 9, 32, 19 टू IFRS 2, 19, 15, 16 जब ये आप देख रहे होंगे ना, आप एक एक स्टैंडर्ड पे इस तरह खप रहे होंगे यार 20 मार्क्स क्वेश्चन तो इसमें से आना है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लें हम। तो गाइस दीज आर मेजर IFRS या ISS, इनमें से 20 मार्क्स की टेस्टिंग आनी है। और इस अटेम्प्ट में भी आप देखेंगे, मैं जब आपको पास्ट पेपर एनालिसिस दूंगा तो 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस इस सेक्शन में से पूछे हैं उसने। इसका मतलब है 40 मार्क्स वर फ्रॉम दीज मेजर IFRS। तो इनको मैं मेजर IFRS कह रहा हूँ, ये इनकी लिस्ट डाउन है। जब मैं अभी इनके ऊपर मैं एक एक करके बात करने की मुझे जरूरत नहीं, इनमें से कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आप लोगों ने थोड़े अंडरस्टैंड किए हुए हैं इनिशियल लेवल पे, जैसे IFRS 15 हम लोग कैफ 5 में पढ़ लेते हैं, लीजेस हम कैफ 7 में पढ़ लेते हैं which is FR2। देन इनकम टैक्स का हम लोग कैफ 7 में अच्छा एरिया पढ़ लेते हैं, बट ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन थिंग्स जो उस लेवल पे नहीं थी, जैसे कंसोलिडेटेड के ऊपर इनकम टैक्स की इम्प्लीकेशंस नहीं थी, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। IAS 19 आप लोगों ने प्रीवियस लेवल पे नहीं पढ़ा, IFRS 2 आपने नहीं पढ़ा, देन IAS 19 यहाँ पे रिपीट हो गया सिर्फ इफ्रिक की वजह से, अदरवाइज IAS 19 एक ही है ऑब्वियसली। तो देन गाइस IAS 32 आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, IFRS 9 का बिल्कुल बेसिक सा पार्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल पे हम IFRS 9 को लेके जाएंगे। इनफैक्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला स्टैंडर्ड है दैट इज IFRS 9 एज वेल। आप लोग लास्ट डेज में मुझे मैसेज कर रहे होंगे कि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं पकड़ा जा रहा, इसका क्या करें, एंड आई विल बी सजेस्टिंग यू कि यार प्लीज इसको पहले ही पकड़ लें। तो आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले से तैयार कर लो, आखिरी दिनों में अगर आप इसको काबू करने की कोशिश करेंगे तो ये वो जन है जो काबू नहीं आ सकता, इन स्पेशली इन लास्ट डेज। देन ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के 3 स्टैंडर्ड्स हैं गाइस, इनकी डिटेल हम लोग देखेंगे जब स्टैंडर्ड्स को हम लोग बड़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंट अटेम्प्ट में इन 3 स्टैंडर्ड्स में से स्पेसिफिकली IFRS 9 में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। देन रिसेंट अटेम्प्ट में IFRS 15 में से 18 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक हो गया। इस दफा ये मेजर 2 एरियाज पूछे गए थे, तो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का पेपर आप कह सकते हैं कि इन मेजर स्टैंडर्ड्स में से आएगा, आप लोगों को नजर भी आएगा। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही एरिया पेपर में पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन उसका जो टेस्टिंग लेवल है वो 1 है। अब ये जो टेस्टिंग लेवल 1 है इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, बेसिकली 8 मार्क्स। तो अब लेट्स सी जी के क्या करना है, ये कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं इसमें गाइस। IFRS 5 है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, एक मेजर स्टैंडर्ड है। मेजर स्टैंडर्ड मतलब ये एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, सॉरी मेजर तो नहीं मैं बोल सकता क्योंकि मेजर ये स्टैंडर्ड्स है, ये जो ऊपर वाले ग्रेड में। तो नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एक अच्छा स्टैंडर्ड, बेसिक सा स्टैंडर्ड, आसान सा स्टैंडर्ड जिसको हम लोगों ने देखना है। देन वी हैव अ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का एक स्टैंडर्ड है, इंटरनल रिपोर्टिंग का एक स्टैंडर्ड है जिसमें फिर 10 भी कवर होती है। देन फिर वी हैव IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट का स्टैंडर्ड और IAS 14 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड। तो ये लेवल 1 के स्टैंडर्ड्स हैं। इनमें से अगर आप मेरे से पूछें कि फॉर विंटर 2021 इस सेक्शन में से कोई इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है या नहीं, तो मैं एक बात जो आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये है कि यार ये एक स्टैंडर्ड ऐसा है जो कि निगलेक्ट होता आ रहा है, एग्जामिनर जो है वो इसको निगलेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब हमारा जो एग्जामिनर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं पेपर्स को देखता हूँ, रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर भी जब मैंने देखा है, तो हमारा जो एग्जामिनर है एक बहुत अच्छा एग्जामिनर, वो अब आपकी जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज है ना, लाइक ACCA, ICW, CPA डिफरेंट कंट्रीज के, वो उनके जो आपके पेपर्स हैं वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं, डिफरेंट बॉडीज हैं वहां पे पढ़ाने का, तो मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा होता है कि ये क्वेश्चन उसने कहाँ कौन सी बॉडी के पेपर से उठाया, या इसका जो आइडिया है वो किस बॉडी से लिया है। तो गाइस IFRS 13 में जो दूसरी बॉडीज हैं, जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, वो IFRS 13 पे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग पूछ रही हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और एग्जामिनर को ये चीजें नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली किसी एक पेपर में वो इंपॉर्टेंस देगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंस नहीं देगा। फिर IFRS 13 जो है ये किसी भी स्टैंडर्ड के साथ मिक्स हो सकता है। ये क्या है स्टैंडर्ड का नाम देख सकते हैं आप, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। अब जहां जहां स्टैंडर्ड कहता है कि चीजों को फेयर वैल्यू पे लिखो, वहां वहां पे ये फेयर वैल्यू वाला स्टैंडर्ड रेलिवेंट हो जाएगा।
इसका मतलब ये है कि एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है इस ग्रेड में ये। फिर ये एसेट हेल्ड फॉर सेल, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में से कुछ ना कुछ आप लोगों को मिल ही रहा होता है, तो ये एक ऐसा ग्रेड है जिसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। बहरहाल having said that guys, these are the major IFRSs जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है। और मैंने बोला भी है कि इनको अगर आप एंड पे देखना शुरू करेंगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमसे ये चीजें काबू नहीं आएंगी। 50 to 60 मार्क्स यहाँ से आएंगे गाइस। देन द लास्ट एरिया इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा एरिया जो कि कैफ लेवल पे नहीं होता, ये एडवांस लेवल पे है। ये क्या है गाइस, इसमें हम बात करते हैं ऐसी कंपनीज जो कि जिनके ऑपरेशंस नॉर्मल ऑपरेशंस की तरह नहीं है, जो ट्रेडिंग में नहीं है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स नहीं है, उनके जो फाइनेंशियल्स हैं थोड़ी डिफरेंट बनेगी, क्योंकि उनके जो नेचर ऑफ ऑपरेशंस है वो बड़े स्पेशलाइज्ड हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में जाते हैं, डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शंस में जाते हैं। इनमें अगर हम बात करें तो इस एरिया में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंटिटीज हैं। एक स्टैंडर्ड है हमारा जो आईएफआरएस फॉर एसएमईज हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इससे पिछली अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट्स पहले उसने आईएफआरएस फॉर एसएमईज पे एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और उसको आंसर करने का तरीका भी बड़ा आसान था। आप लोगों ने रेड बुक ओपन करनी थी, पेपर में आपको रेड बुक्स क्योंकि अलाउड होती हैं, तो आपने रेड बुक ओपन करनी थी, वहां से देख देख के आप लोगों ने लिख देना था। लेकिन जब आप रेड बुक से लिख रहे होते हैं तो आपने अपनी जुबान में, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना है, आपने उसको सिंपल करके लिखना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखना है। क्योंकि अगर आप वहां से सिर्फ कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, वहां से जो जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आप लोगों को। तो आईएफआरएस फॉर एसएमईज पे रिसेंट अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन पूछ चुका है जिसमें बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। इस दफा क्वेश्चंस कैसे पूछेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे जब आईएफआरएस फॉर एसएमईज में पूछेगा, यानी किस तरह के चांसेस हैं आप इस तरह के इस एरिया में से कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर किसी को एसएमईज का आइडिया नहीं है तो जस्ट आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस या एंटिटीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आईएफआरएस। एक है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और एक है लार्ज। लार्ज मींस पब्लिक एंटिटीज। उसमें पब्लिक एंटिटीज आती हैं, पब्लिक यानी लिस्टेड कंपनीज को हम लार्ज एंटिटीज कहते हैं। लिस्टेड के साथ आप सिर्फ 2 कंपनीज, एक कंपनी और मिला लें, विच इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस, तो इनको अगर आप मिला लेना तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको लार्ज एंटिटीज कहते हैं। इसके अलावा गाइस सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनीज, ये छोटी मोटी कंपनीज जो चल रही होती हैं, सारे आईएफआरएस फॉर एसएमईज को फॉलो करते हैं या एसएमईज को फॉलो करते हैं। इनका एक ही स्टैंडर्ड है और विच इज आईएफआरएस फॉर एसएमईज। इसका मतलब है देयर आर 2 टाइप्स ना, एक लार्ज एंटिटी एक स्मॉल एंटिटी है। तो लार्ज एंटिटी पे हम सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। ये जो जितने भी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है ना, ये सारे लार्ज स्टैंडर्ड्स के हैं, ये सारे लार्ज एंटिटीज के हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के हैं। ये स्मॉल कंपनीज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है, व्हिच इज आईएफआरएस फॉर एसएमईज। उमैर ने एक हैंड रेज किया है, तो उमैर मैं जस्ट आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स। मैं सिर्फ इस स्प्रिट को कंप्लीट कर रहा हूं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। देन वी हैव बैंक्स गाइस। बैंक्स की फाइनेंशियल्स थोड़ी डिफरेंट बनती हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, देन आईएस 26, ये हम ऑलरेडी आईएस 19 के साथ पढ़ लेंगे, ये पहला ग्रेड में कवर हो जाएगा। फिर देन वी हैव सब स्पेशलाइज्ड एरियाज, जैसे आईएफआरएस 1 है, आईएफआरएस 4 है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करता है। देन वो 16, 14, आईएस 29, इसी तरह इस्लामिक जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और एक कुछ पब्लिक सेक्टर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रोफेशनल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ये एक सारा एरिया ऐसा है जो कि एक इजी एरिया कंसीडर किया जाता है, और इसमें से मैक्सिमम 10 to 20 मार्क्स पूछे जाते हैं। जैसे रिसेंट अटेम्प्ट में अगर मैं बात करूं तो उस टाइम में इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस पूछी थी 12 मार्क्स के लिए। तो ये कुछ एरियाज हैं। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलेबस सेक्शन। अगर आपका सिलेबस सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे बुक्स क्या फॉलो करनी है, हमने क्या सीक्वेंस होना चाहिए, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। सो हियर इज उमैर, एंड उमैर ने एक्चुअली क्वेश्चन टाइप भी कर दिया, तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, देन फिर देखते हैं हम लोग क्या करना है। उमैर का क्वेश्चन है सर, इस बार आईएफआरएस 9 में रिकोर्स फैक्टरिंग का टॉपिक आया था 18 मार्क्स का, आप ये कवर करवाएंगे टॉपिक? ओके सर। उमैर, आपको पता है कि जो हमारा मॉडल है, बड़ी मजे की बात ये है कि हमारा जो मॉडल है उसमें ना ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी हैं। हम ऑलरेडी वीडियोस को अपडेट भी कर रहे होते हैं जब जब स्टैंडर्ड चेंज होता है। कुछ क्वेश्चंस हम हर अटेम्प्ट में ऐड कर रहे होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप मुझे कहेंगे कि सर इस एरिया पे मुझे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, तो मुझे उस एरिया पे क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं उस एरिया पे क्वेश्चंस ढूंढ के आपको करके दूंगा, अपलोड करूंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी अगर आप पिछली अटेम्प्ट की वीडियोज भी देख लेना, पिछली अटेम्प्ट की वीडियोज में अगर आप आईएफआरएस 9 में डी रिकग्निशन पे चले जाए ना,
तो वो डी रिकग्निशन का एरिया सारा का सारा ऑलरेडी डिस्कस था जो कि लोगों को पेपर में आया। उस हम जो पेपर का में क्वेश्चन आया था दैट वाज, अभी मैं क्योंकि पास्ट पेपर पे बात करूंगा तो मैं ज्यादा डिटेल में उधर बात करूंगा, लेकिन अब क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया था तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस वो ऑलरेडी कवर्ड है, तो वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन उसी तरह के कई क्वेश्चंस आपको चाहिए तो हम उस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये साथ साथ एक कोर्स डेवलप हो रहा होता है। बीच में कई क्वेश्चंस आप मुझे कह रहे होते हैं कि सर ये वाले एरिया पे मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, तो मैं उस एरिया पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट ये एरियाज कवर्ड है। इवन अगर आपने क्वेश्चन को गौर से देखा हो फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें जो पहली चीज थी दैट वाज लायबिलिटी की डी रिकग्निशन, और लायबिलिटी की डी रिकग्निशन थी अगेंस्ट शेयर्स, तो इस पे किफरेक है वो भी ऑलरेडी कवर्ड है। तो ये सारे एरियाज ऑलरेडी कवर्ड थे, लेकिन हैविंग सेड दैट ऑब्वियसली हम इन चीजों को डिटेल में देख रहे होंगे इस अटेम्प्ट में भी। ठीक हो गया। अब एक जो नेक्स्ट जो एरिया है, जब हम सिलेबस को कवर कर लेते हैं, ये गाइस बड़ा इजी एरिया है, इसको बड़े आराम से तसल्ली से भी देखा जाए तो ये ज्यादा दिन नहीं लेता, को विद इन अ वीक ये तैयार हो जाता है। बड़े सिंपल सी चीजें हैं जो कि वो हमारे से पूछता है। तो अब ये सिलेबस डिस्कस करने के बाद अब मैं अगली चीजों पे जाता हूँ। मैं सबसे पहले बात करूंगा अब नेक्स्ट चीज जो वो एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमसे क्वेश्चन भी पूछा है, मैं उसका आंसर भी करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये बता दूं कि हो क्या रहा है। सर देयर विल बी 4 to 5 क्वेश्चंस, नॉर्मली 4 to 5 क्वेश्चंस, देयर विल बी 4 to 5 क्वेश्चंस इन द पेपर हैविंग वेटेज ऑफ 15 to 25 मार्क्स ईच। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, नॉर्मली 12 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 15 से 25 मार्क्स के बीच में होता है। So this is important. Further, there will be one question related to specialized financial statement. So last area मैंने बताया ना, उसमें से स्टैंडर्ड्स होंगे, उसमें से कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। अब अगर आगे देखें, ओके गाइस, तो स्पेशलाइज्ड एंटिटीज में से क्वेश्चन होगा 10 to 20 मार्क्स का। जैसे मैंने अभी बताया भी, सॉरी गाइस, जैसे मैंने अभी बताया भी कि 10 इस दफा 12 मार्क्स इंश्योरेंस कंपनीज का P&L था। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि इस एग्जाम पैटर्न में सर न्यूमेरिक क्वेश्चंस कितने होंगे और आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पार्ट है वो कितना होगा, तो इस बात को अंडरस्टैंड करें। तो आई वुड से कि गाइस 20 मार्क्स कंफर्म थ्योरेटिकल है। सर एग्जामिनर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे आ रहा है, मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि एग्जामिनर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ आएगा ज्यादा आएगा। मिनिमम 20 मार्क्स जो हैं वो थ्योरेटिकल होंगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे वो मिनिमम 20 मार्क्स के होंगे, दिस इज मिनिमम। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सोचें कि देयर विल बी 40 मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी टाइम पे ये धचका देगा, और हमें यहाँ पे CFAP लेवल पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, जहां पे वो कहता है ना डिस्कस करें इन ट्रीटमेंट्स को, कैलकुलेशंस मुश्किल देता रहे, हम बड़े आराम से करते रहेंगे, मुश्किल एक्सट्रैक्ट्स बनवाता रहे, नोट्स बनाता रहे, हम बनाते रहेंगे, लेकिन जब वो डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस देता है ना तो वो हमें थोड़ा तंग करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अज्यूम करेंगे देयर वुड बी 40 मार्क्स थ्योरेटिकल, लेकिन आपको पेपर में नजर 20 मार्क्स आएंगे। अब मुझे वो अटेम्प्ट नहीं पता कि वो कौन सी अटेम्प्ट है जिसमें वो इस तरफ चला जाएगा, 2 क्वेश्चंस बना देगा डिस्कशन बेस्ड, बट कंफर्म है देयर वुड बी वन theoretical question. तो theoretical question guys 20 marks हैं, and the remaining 80 marks हैं वो numerical marks हैं। उसमें consolidation में divided हैं और major standards में divided हैं, वो हम already बात कर चुके हैं। तो ये कहानी है। अच्छा, अब numeric। अच्छा सर, what's next sir? We have one more question from Khurram Shehzad। तो खुरम मैं थोड़ी देर में आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, बल्कि हम क्योंकि बात कर चुके हैं तो मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ। सर खुरम शहजाद साहब कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन को करने के देयर आर 2 मेथड्स, या तो आप टी अकाउंट फॉलो करते हैं या स्टेटमेंट फॉर्म। तो मैं कौन सा अकाउंट फॉलो करता हूँ, मैं कौन सा मेथड फॉलो करता हूँ गाइस मैं फॉलो करूंगा स्टेटमेंट फॉर्म। हम स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहे होंगे, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में भी हम डबल एंट्रीज बना के चल रहे होंगे, यानी जो भी कर रहे होंगे थ्रू जनरल एंट्रीज कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप वीडियोस देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि स्टेटमेंट फॉर्म में हम फॉलो कर रहे हैं। देन वी हैव सिलेबस हो गया हमारा, एग्जाम पैटर्न हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज कीप टाइपिंग द क्वेश्चंस, आई विल आंसर द क्वेश्चंस जैसे जैसे रेलेवेंट टाइम आता रहेगा। नाउ गाइस थर्ड एरिया, पहली बात जो हमने कवर की दैट व्हाट वाज द सिलेबस। सेकंड चीज जो हम लोग कवर की दैट वाज के यार एग्जाम पैटर्न क्या है। अब उस एग्जाम पैटर्न को अप्लाई करते हैं और पास्ट पेपर देखते हैं। रीसेंट पास्ट पेपर गाइस, रीसेंट पास्ट पेपर अगर हम अंडरस्टैंड करें कि उसमें क्या था,
तो उस बात को अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, क्वेश्चन 1 एक न्यूमेरिक क्वेश्चन जिसमें उसने ना डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे क्वेश्चन बनाया। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझाता है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है और आप लोगों का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। जब आप इस क्वेश्चन को गौर से समझते हो तो आप लोगों को ये बात की अंडरस्टैंडिंग होती है कि होना क्या चाहिए। जी जरा गौर कीजिएगा सर। सर पहले क्वेश्चन में ना एक लायबिलिटी थी, यानी हमने लोन लिया हुआ था और उस लोन को पे करने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी, यानी वी वर अनएबल टू पे ड्यू टू कोविड। उसने बोला भी ड्यू टू कोविड हमें प्रॉब्लम आ रही है, लायबिलिटीज हमसे सेटल नहीं हो पा रही। तो हम लोगों ने बैंक से राब्ता किया, बैंक को कहा भाईजान प्लीज हमसे शेयर्स ले लें और हमारी जान छोड़ दें, हमें हमसे हमारी ही कंपनी के शेयर्स ले लें और जान छोड़ दें। तो पहला सिचुएशन तो ये थी, ऑब्वियसली लायबिलिटी डी रिकग्नाइज करनी थी। डी रिकग्निशन ऑफ लायबिलिटीज में बड़े आराम से एरिया कवर्ड है। इवन अगर आज डी आईएफआरएस 9 की वीडियोस पे जाएं, आईएफआरएस 9 की वीडियोस में से आप लोग बात करें आईएफआरएस 9 की वीडियो पे और जी सर ओके, आई थिंक मैंने जब से शुरू किया क्वेश्चन 1 आई थिंक तब से ये अब वॉइस मिसिंग है, तो मुझे यहाँ से बात करनी है ना, यहाँ पे बात करनी है। ओके सर, लेट्स सी क्या आगे गया। सर क्वेश्चन 1 था सर आपका, इस दफा हम बात कर रहे हैं समर 2021 का पेपर जो रीसेंट अटेम्प्ट गुजरी है अभी कुछ ही दिन पहले। उसमें पहला क्वेश्चन वाज ऑन डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन फाइनेंशियल एसेट्स की डी रिकग्निशन पे लायबिलिटीज पे। गाइस ये जो लायबिलिटी वाला एरिया था ये बहुत इजी था। ये क्या एरिया था? लायबिलिटी थी ड्यू टू कोविड, उसने कहा जी कि मैं पे नहीं कर पा रहा अपनी लायबिलिटी, आई एम अनएबल टू पे माय लायबिलिटी। तो बैंक से उसने बात की कि भाईजान को मेहरबानी करें, तो बैंक से निगोशिएट ये हुआ कि ये अपनी ही कंपनी के शेयर्स उसे देके लायबिलिटी को खत्म कर ले। तो सर अगर आप देखें आज ही जाके डी रिकग्निशन ऑफ लायबिलिटी का टॉपिक, तो एक इफ्रेक है जिसको हमने बड़ी तसल्ली से डिस्कस किया हुआ है कि अगर लायबिलिटीज को सेटल किया जाए अपनी ही कंपनी के शेयर्स देके तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा कुछ नहीं था जो कि बहुत ही अनहोना पूछ लिया था उसने। एक इजी एरिया लायबिलिटीज की डी रिकग्निशन आईएफआरएस 9 से। फाइनेंशियल एसेट्स पे आईएफआरएस 9 एक मेजर स्टैंडर्ड, मैंने पहले भी कहा था कि मेजर स्टैंडर्ड है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 20 मार्क्स उसने आईएफआरएस 9 में डी रिकग्निशन ऑफ लायबिलिटी पे पहला एरिया बनाया। फिर भाइयों दूसरा एरिया उसने बनाया, व्हाट वाज सेकंड एरिया? सेकंड एरिया में ना उसने रिसीवेबल्स लिए और रिसीवेबल्स में डिफरेंट सिचुएशंस अप्लाई की। पहली सिचुएशन अप्लाई की उसने ए सिचुएशन ए उसने कहा कि ये आराम सी बड़ी रिसीवेबल में आराम सी फैक्टरिंग कर रहा हूं। फैक्टरिंग होती है अपने रिसीवेबल की कलेक्शन का काम किसी दूसरे को दे देना। समटाइम्स आप नुकसान फायदा सारा उसको ट्रांसफर कर देते हैं, आप कहते हैं मुझे पैसे दे मेरी जान छोड़, तेरा रिसीवेबल सारा कुछ ही तेरा। उस सिचुएशन में हमें डी रिकग्नाइज करना पड़ता है, तो रिसीवेबल्स की डी रिकग्निशन पे बात हुई। दूसरी सिचुएशन में रिस्क एंड अवार्ड्स आप अपने पास रख लेते हैं। तीसरी सिचुएशन में अब समझ ही नहीं आ रही होती कि रिस्क एंड अवार्ड्स ट्रांसफर हुए या नहीं। तो ये सारी एरिया गाइस डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में ऑलरेडी कवर्ड थे। ठीक है, एक एरिया जो कि लोगों को मुश्किल लगा, लोग कह रहे थे कि थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स में से कुछ एरियाज भी देखें ना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो होता है वो डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स होता है। उसके बाद इंपेयरमेंट आती है। तो इसका मतलब है जिसने भी आईएफआरएस 9 पढ़ा था उसको ये वाला एरिया तो आना ही चाहिए था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन ठीक था। तो इन शॉर्ट डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स पे क्वेश्चन।
ओके अब एक भाई ने क्वेश्चन पूछा कि सर लास्ट अटेम्प्ट में ये जो क्वेश्चन आया था क्या ये आप पढ़ाएंगे? भाईजान हमारा जो मॉडल है हमें पता है कि हमारी वीडियोस हैं, जो वीडियोस हम कंटिन्यूस बेसिस पे अपडेट कर रहे होते हैं। उनकी अपडेशन कैसे होती है? आप लोग मुझे कहेंगे कि इस एरिया पे सर हमें क्वेश्चन नहीं मिला, प्लीज जरा इस एरिया पे क्वेश्चन ढूंढ दें। मैं उन एरियाज पे क्वेश्चन बना बना के आप लोगों को वीडियोस रिकॉर्ड करता रहूंगा। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये जो वीडियोस हैं ये अपडेट हो रही होती हैं। जैसे ही स्टैंडर्ड में कोई चेंज आता है हम उसको कर देते हैं अपडेट। फिर अदर बॉडीज में अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एक एरिया का जो कि आई कैप में नहीं पूछा हुआ, तो हमारी कोशिश होती है कि उस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो इस तरह अपडेशन चल रही होती है कंटिन्यूस बेसिस पे इन वीडियोस की। अच्छा, अब ये वाला एरिया ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को फर्दर क्वेश्चंस भी चाहिए होंगे तो जब हम ये वाला एरिया डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें आप लोगों को ये वाले एरियाज मिल जाएंगे। देन गाइस क्वेश्चन 2 था कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट विद फॉरेन सब्सिडरी। 25 मार्क्स का इनकम स्टेटमेंट के साथ था, फॉरेन सब्सिडरी को भी उसने पूछ लिया था। इनकम स्टेटमेंट 25 मार्क्स, कंसोलिडेशन कंफर्म एरिया है 25 मार्क्स का, तो ये तो आना नहीं आता है। क्वेश्चन 3 बड़ा इंटरेस्टिंग था गाइस। क्वेश्चन 3 जो था दैट वाज डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन, डिस्कशन बेस्ड, जिसमें रिकग्निशन एंड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पे डिस्कशन थी। IFRS 15 अगेन एक मेजर स्टैंडर्ड। देखिए मेजर एरियाज में से 20 मार्क्स यहाँ पे बन गए हैं, 18 यहाँ पे, 38 मेजर स्टैंडर्ड्स में से हैं, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि कौन सा एरिया जो मेजर IFRS है। इसमें ना गाइस डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन, डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात ये थी कि एक सिचुएशन थी, एक कंपनी ने नया एक प्रोडक्ट बनाई है, साथ में सर्विसेज अटैच करके बेचना चाह रही हैं, एंड देयर वर डिफरेंट प्लान्स कि हम ऐसे बेच सकते हैं, ऐसे बेच सकते हैं, ऐसे बेच सकते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस में आपसे पूछ रहा था कि अगर हम ये प्लान करके बेचें, इस तरह मार्केटिंग करें और इस तरह चीजों को सेल करें, कंबाइन बेचें, सेपरेट बेचें, हमेशा कंबाइन बेचें, सेपरेट बेचने वाला कॉन्सेप्ट ही ना हो, अच्छा खासा डिस्काउंट दे के बेचें, ठीक है, कस्टमर के कस्टमाइज तरीके से बेचें। तो सर ये सारी बातें डिस्कस करके ना एक ही सिचुएशन उसने पूछा था, अगर ये करें तो क्या करें, डिस्कस करें हमारे साथ, ये करेंगे तो क्या डिस्कस। तो एक डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन। अब गाइज अगर आप लोग थोड़ी सी साइकी समझो ना अपने एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर आपको क्या कह रहा है और वो आपको क्या कह रहा है, कैसे पढ़ना चाहिए, ये वाली बात इस पेपर में से सबसे अच्छी समझ आने वाली बात थी। वैसे तो जो पेपर में क्वेश्चन थे वो थे ही, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एज अ टीचर मैंने ऑब्जर्व की है और आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ CFAB 1, वो क्या है वो जरा सुनिए। जब आप लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना गाइस, जब मेरे साथ आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, खुद से क्वेश्चंस कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के, तो तरीका ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन कर लें, दूसरा क्वेश्चन कर लें और आप कहें जी कि मैंने 10 क्वेश्चंस कर लिए इस तरह। अब तरीका ये नहीं है, अब तरीका ये है कि जब आप एक क्वेश्चन कर लें ना, तो फिर डिस्कशन में आए कि यार अगर इस चीज को ऐसे चेंज कर देता तो क्या पॉसिबिलिटी थी, इस ये सर स्टेटमेंट है, क्या इस स्टेटमेंट में कोई और पॉसिबिलिटीज बनती हैं, स्टेटमेंट को कैसे चेंज करे तो हमारे क्वेश्चन पे क्या इंपैक्ट आएगा। सर दिस इज द वे जिस तरह आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो हर क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, स्टैंडर्ड समझें, क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लें और फिर क्वेश्चन में चेंजेस लाएं कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या क्वेश्चन पे इम्पैक्ट आता, ऐसा हो जाता तो क्वेश्चन पे क्या इम्पैक्ट होता। क्योंकि उसने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 दोनों इस तरह के बनाए हुए थे, एक ही सिचुएशन में चीजें चेंज करके आपसे पूछ रहा था कि बताएं क्या करना। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस बने इस पे। थर्ड क्वेश्चन 4 था गाइस, ये हर दूसरी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछता है, वो आपको एक एसेट लायबिलिटीज दे देता है और कुछ स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट्स दे के आपको कहता है कि रिवाइज टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट कर दो, रिवाइज टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट कर दो। इस दफा 10 मार्क्स का पूछा उसने, 10 मार्क्स यहां से थे, और फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूछी 15 मार्क्स की। ये 15 मार्क्स की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पूछी, जिसमें स्टैंडर्ड की एडजस्टमेंट्स भी थी, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड हम लोग ना कंटिन्यूस बेसिस पे अपडेट कर रहे होते हैं। तो हमारा एक बच्चा था, हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे समझाई, उसके 1-2 क्वेश्चंस थे छोटे छोटे जो करवाए हुए थे। तो हमारा एक बच्चा कहता है कि सर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमें समझ नहीं आ रही, मुझे जरा और क्वेश्चंस चाहिए, मुझे और ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए। तो फिर मुझे याद है कि आखिरी 10 दिन जो थे उसमें मैंने को 3 क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके भेजे उसको, जिसमें डिटेल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की तकरीबन हर एडजस्टमेंट समझाई थी। तो इंटरेस्टिंगली वो दोबारा वो एग्जाम में पूछी भी गई। तो इस तरह आप लोग मुझे वो कर रहे होते हैं, आप मुझे ट्रिगर कर रहे होते हो कि आप क्या एडजस्ट करूं और क्या एडजस्ट ना करूं, ठीक। तो 15 मार्क्स का ये एरिया था कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
इस दफा कंसोलिडेशन पे 2 एरियाज थे गाइस, देखें 15 नंबर इधर पूछ लिया, 25 मार्क्स इधर है। एक्चुअली अगर आप और करो तो 40 मार्क्स थे, लेकिन हमने तो पढ़ा था कंसोलिडेशन में से 35 मार्क्स थे। इसमें कुछ स्टैंडर्ड की एडजस्टमेंट्स थी, जो उनको वो स्टैंडर्ड्स में गिनता है, वो उसको कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं गिनता। ठीक हो गया, आगे नेक्स्ट गाइस लास्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड एंटिटीज, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनानी थी इंश्योरेंस कंपनी की। तो ये एक अच्छा एरिया है स्पेसिफिकली, अगर आप ऑडिट में हो और आप इस तरह की कंपनीज को फॉलो कर रहे हो। ओके गाइस, तो अगर आप लोग ऑडिट पे जाते हो तो इस तरह की कंपनीज को अगर आप ऑब्जर्व करो ना, तो उनकी जो पी&एल एसओएफपी होती है और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर नोट्स होते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे बनाना सीखना, तो जो हम लोग सीखेंगे भी। सो दिस वाज द समर 2021 पेपर गाइस। अब ये 2 पेपर्स और हैं जिनका एनालिसिस गिवन है, प्रीवियस वीडियोस में भी अवेलेबल है, लास्ट टाइम इसका इनके एनालिसिस भी दिए थे, लेकिन अगर मैं क्विकली इसको रिव्यू करूं और देखूं कि क्या है इसमें, तो गाइस विंटर 2019 में IS 36 पे क्वेश्चन पूछा, देखें ये भी मेजर स्टैंडर्ड में से है। मैं अब जो चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ वो मेजर स्टैंडर्ड्स हैं गाइस। 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, देखें जरा इधर, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी उसने पहले भी मांगी हुई है, बस इस दफा फर्क था कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांग ली थी 25 मार्क्स की। ये देखें टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो आपसे चेंज करवाता है, ये उसने पहले भी मांगे हैं विंटर में। तो ये एक बड़ा आम सा क्वेश्चन है जो कि अक्सर हर दूसरी अटेम्प्ट में आ जाता है कि रिवाइज टोटल एसेट लायबिलिटीज बता दें। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में ये एडजस्टमेंट्स ये स्टैंडर्ड्स, इसमें अगर आप और करें ना, ये मेजर स्टैंडर्ड है, ये मेजर स्टैंडर्ड है, ये मेजर स्टैंडर्ड है। इफ्रिक 1 जो है ये I16 का रिवैल्यूएशन मॉडल की पुराने पेपर्स में से उसने पूछी थी। देन गाइस ये देखेंगे जरा एसएमईज के ऊपर उसने की डिफरेंसेस पूछे थे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। उसने कहा था डिफरेंसेस बता दें कि एक पूरे आईएफआरएस यानी जो बड़ी कंपनीज के लिए आईएफआरएस हैं उनमें और जो छोटी कंपनीज के लिए आईएफआरएस हैं, इन दोनों में क्या फर्क है, 8 डिफरेंसेस बताने थे। आपने रेड बुक ओपन करनी थी और रेड बुक से देख देख के आपने ये लिख लेना था कि ये 12 इजी मार्क्स थे थ्योरेटिकल। कंसोलिडेटेड एसओएफपी पूछी थी विद कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स 25 मार्क्स की, और अगेन आईएफआरएस 15 में डिस्कशन मांगी हुई थी। तो देखें जरा विंटर 2019 को बहुत ज्यादा रेप्लिकेट किया उसने इस अटेम्प्ट में। आईएफआरएस 15 डिस्कशन 18 मार्क्स की, इस दफा भी 18 मार्क्स की थी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में सिर्फ कंसोलिडेटेड कर दिया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये अगर आप चीजें देखें तो ये थोड़ा रेप्लिकेट करने की उसने कोशिश की है। देन गाइज अगर हम बात करें तो देखें मेजर स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेजर स्टैंडर्ड है, ये मेजर स्टैंडर्ड में नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड एंटिटीज में से हैं, ये मेजॉरिटी मेजर स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी मेजर स्टैंडर्ड था। तो मेजर स्टैंडर्ड्स में से ना आपको 40, 60, 40, 55 मार्क्स नजर आते हैं। इधर आ जाएं जरा देख लेते हैं, 15 पे में से 7 मार्क्स मेजर स्टैंडर्ड है, ये मेजर स्टैंडर्ड नहीं है। ये हम लोग कहते हैं कि जो जो जरा थोड़े लेस मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं। IS 28 स्टेप डिस्पोजल था, ये ले, ये कंसोलिडेशन का उसने क्वेश्चन 1 में पूछ लिया। कंसोलिडेशन का अलहदा क्वेश्चन भी पूछ रहा है, उसमें से पार्ट्स उठा उठा के अब अलहदा पार्ट्स में भी जाना शुरू हो गया है। तो कंसोलिडेशन को इस तरह तैयार करना है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं आपको और बड़े बड़े क्वेश्चंस भी। IS 19 एक मेजर स्टैंडर्ड था सर। देन अगेन IFRS 9 मेजर स्टैंडर्ड, जी सर। लीज मेजर स्टैंडर्ड। देन गाइस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विद फॉरेन सब्सिडियरी पूछी थी, बैलेंस शीट पूछी थी, विद फॉरेन सब्सिडियरी पूछी थी, और आपको पता ही है इस दफा उसने इनकम स्टेटमेंट मांगी है। और स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट्स इन यूनिट होल्डर्स फंड, म्यूचुअल फंड की फाइनेंशियल एक स्टेटमेंट होती है जो मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड्स है, बहुत आसान सी होती है, तो ये भी उसने मांगी थी। स्पेशलाइज्ड एंटिटी से देखें 12 नंबर यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी 12 मार्क्स स्पेशलाइज्ड एंटिटीज में से थे। तो स्पेशलाइज्ड एंटिटी से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन मेजॉरिटी पेपर आप लोगों का मेजर स्टैंडर्ड्स में से बन जाएगा। अब ये स्लाइड्स क्योंकि आप लोगों को मिल जाएंगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या है ये। अब हम बात करेंगे गाइस स्टडी मटेरियल पे, बट उससे पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। तो उमर हमें बता रहे हैं कि इस दफा उसने कंसोलिडेशन में ना IS 12 भी डाल दिया था, तो IS 12 की इम्प्लीकेशंस भी थी। बिल्कुल सर, जब हम IS 12 पढ़ते हैं ना तो नया एरिया एक्चुअली CFAP में ऐड ही ये हुआ है कि आप लोगों को कंसोलिडेशन के ऊपर डेफर्ड टैक्स अप्लाई करना आता है या नहीं। नया एरिया जो अप्लाई हुआ है वो यही हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम डेफर्ड टैक्स पढ़ते हैं तो ये एक एरिया है कि कंसोलिडेटेड बुक्स में आपने ये कैसे अप्लाई करना। तो बिल्कुल ये एक एडजस्टमेंट आ सकती है, नॉर्मली आती है। अगर आप लोग बाकी बॉडीज के पेपर्स भी उठा के देखें तो ये काम सी बात है जो पूछी जाती है। ठीक हो गया। बाकी इस क्वेश्चन को जब हम डिटेल में करेंगे तो उधर जाके डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या था।
ऑब्वियसली एंड पे हम ये काम कर रहे होंगे। तो लें गाइस, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरा पूछें और फिर आगे चलें। जी गाइस, इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज? अदरवाइज जस्ट राइट ओके ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, व्हाट्स नेक्स्ट? अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द स्टडी मटेरियल जो कि हम लोग फॉलो करेंगे सर? स्टडी मटेरियल में गाइस सबसे पहले जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है वो वीडियोस हैं जो कि नियर पेयर पे अवेलेबल है। ये वीडियोस अपडेट होती रहती हैं साथ साथ। मैंने बताया पहले भी कि कैसे अपडेट होती हैं। आप लोग मुझे कहेंगे, मतलब आप एक पेपर उठा के बैठे हैं, आपको लग रहा है कि सर ये पेपर मुझे नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज जरा आप एक वीडियो बना दें। तो मैं एक वीडियो आप लोगों को उस क्वेश्चन के ऊपर बनाता हूँ। सर आप लोगों ने वीडियोस देखनी है और आप लोगों ने नोट्स जो है वो साइट से नियर पेयर से ही डाउनलोड कर लेना। तो नोट्स डाउनलोड कर लें, उन्हीं नोट्स की बेसिस पे वीडियोस बनी हुई हैं, तो साथ साथ नोट्स के ऊपर लिखते रहें, चीजें ऐड ऑन करते रहें। तो सबसे पहला सोर्स है मेरी वीडियोस और मेरे ही नोट्स। देन गाइस, आपने पास्ट पेपर्स जो हैं जो कवर हुए हैं वीडियोस में, उनको वीडियोस देखनी है। उनकी वीडियोस एक ही गो में देख लेना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना। फिर जैसे ही वो वीडियोस खत्म हो जाएं पास्ट पेपर्स की, फिर आपने क्या करना है, आपने खुद वो पास्ट पेपर्स बैठ के करने हैं। क्या आप जब खुद बैठ के करते हैं तो क्या आप एक फ्रीक्वेंटली आप उसको और विद ईज आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? तो पास पे पहले वीडियोस देख लेना, उसके बाद अटेम्प्ट करना, इंडिपेंडेंटली अटेम्प्ट करने की कोशिश करना कि हो रहे हैं नहीं हो रहे। देन गाइस, क्वेश्चन बैंक बड़ा अच्छा कर दिया है कि आपने उसमें मेजॉरिटी पास्ट पेपर्स उसने खुद ही से डाल दिए। तो क्वेश्चन बैंक फ्रॉम जो आई कैप है, ये इसमें पास्ट पेपर्स काफी अपडेट हो गए हैं। तो क्वेश्चन बैंक एक अच्छा क्वेश्चन बैंक है जिसको अब हमें करना है। सर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप डिफरेंट पास्ट पेपर्स कंपाइल्ड बुक्स मिलती हैं आप लोगों को। तो कोई भी एक कंपाइल्ड बुक जो कि आपको पास्ट पेपर्स की मिल जाए, आप वो बुक भी बाय कर लें। ठीक हो गया? वो बुक भी बाय कर लें। क्वेश्चन बैंक में भी से भी वो क्वेश्चंस उन बुक्स में अपडेटेड है। तो कोई भी एक बुक जो इसमें पास्ट पेपर्स कंपाइल्ड है वो आप बाय कर सकते हैं। देन गाइस, मस्ट डू जो है वो है दैट इज इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स फ्रॉम रेड बुक। ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स आई वुड इनकरेज के ये जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं रेड बुक से आप पढ़ें। ये मैं इनकरेज करता हूँ, बट ऑब्वियसली आप लोग मुझे बोल रहे होंगे कि ये बात समझ नहीं आई, तो मैं उसको समझाने के लिए या तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में ही मैसेजेस कर रहा हूँ या फिर मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स पढ़ने का फायदा ये है कि जो वेरिएशन है ना, कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है, वो वेरिएशंस आपको यहाँ से इजीली मिल जाती हैं गाइस। तो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में वो आपको प्रूव कर रहा होता है, तो वो आपको रेड बुक से मिल जाती हैं। तो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स एक अच्छी चीज है जो एक हर बच्चे को खुद से रीड करनी चाहिए। ठीक, ऑब्वियसली आई वुड बी हेल्पिंग। देन वी हैव सम पास्ट पेपर्स फ्रॉम ICAP, ICW, ACCA जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो हमें डिफरेंट बॉडीज के पास्ट पेपर्स भी देखने चाहिए रेलेवेंट अपने स्टैंडर्ड्स में। मैंने कुछ रिकॉर्ड कराए हुए हैं ऑलरेडी, कुछ एक्स्ट्रा हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वक्तन फवक्तन। देन गाइस, IFRS फ्रॉम रेड बुक पढ़ने चाहिए आप लोगों को, लेकिन पढ़ना कब है? जब आप लोग ये काम कर चुके हैं, फिर पढ़ना है आपने। जब आप लोगों को लगे ना यार कि मैंने इतनी तैयारी कर ली है जितनी वीडियोस में है, नोट्स में है, मैंने पास्ट पेपर्स जो वीडियोस में कवर कर लिए हैं, मैंने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और मैंने यहाँ से भी कवर कर लिए। अब एक बड़ी कॉमन गलती है जो ज्यादा पढ़ने वाले लोग करते हैं, कुछ तो शहजादे होते हैं हमारे जैसे, आप लोगों जैसे, वो तो ज्यादा बॉदर नहीं कर रहे होते कि मेरे बड़ा पढ़ना। जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ी सी गलती ये कर लेते हैं कि वो इनिशियल स्टेजेस पे ना इसको ओपन कर लेते हैं। यार रेड बुक्स में स्टैंडर्ड्स पैराग्राफ्स में लिखे हुए हैं, पैराग्राफ की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, और इतना वो समझाने के लिए नहीं लिखता, वो एप्लीकेशन के लिए लिखता। उसने कहा कि ये पैराग्राफ इस तरह अप्लाई करना, उसने लिख दिया। उसका पिछले पैराग्राफ से लिंक है या नहीं है वो इस चीज को बॉदर नहीं करता, उसका अगले पैराग्राफ से लिंक है या नहीं उसका वो इस चीज से बॉदर नहीं करता, वो कहता है ऐसे अप्लाई करें। तो इसका मतलब ये है कि उसको समझने के लिए शायद आपको को अगली चीज भी चाहिए थी, उसको समझने के लिए शायद आपको पिछली चीज बड़े अच्छे तरीके से समझनी थी। तो आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि ये क्या है, और वो इतना टाइम अपना जाया करते हैं रेड बुक को पढ़ने में कि अल्टीमेटली जब पेपर में जाते हैं ना, तो उनकी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं होती कि वो बहुत अच्छे तरीके से पेपर पास कर। सर तो मेरी सजेशन क्या है,
अगर आप लोगों को CFAP 1 विच इज एडवांस्ड रिपोर्टिंग का पेपर तो वैसे ही पहले पहले रखना चाहिए। अब आपकी अगर अटेम्प्ट है 1.5 साल बाद, अगर आपकी अटेम्प्ट है 1 साल बाद, तो आप लोग पहले ये एरिया कवर करोगे। जब आप ये एरिया कवर कर लोगे ना, देन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कवर IFRS फ्रॉम रेड बुक्स। अब देखें रेड बुक में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी दैट वाज इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, वो तो मैं कह रहा हूँ कि पहले ही कर लें, स्टैंडर्ड पढ़ने से पहले ही कर लें। यानी वो मेरी वीडियोस, नोट्स, पास्ट पेपर्स जब आप करेंगे ना, तो उसके बाद जब आप इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स पे आएंगे, सीक्वेंस भी यही रखना है हमने, तो आप लोगों को इजीली इलस्ट्रेटिव एग्जांपल समझ लगेंगी। कुछ नहीं समझ आएंगी, हम लोग डिस्कशंस में होंगे उनको लेके। तो गाइस पहली 5 चीजें प्रिपेयर करें। जब पहली 5 चीजें प्रिपेयर हो जाए, फिर रेड बुक से IFRS पढ़ना शुरू करें। क्या बहुत जरूरी है रेड बुक से IFRS पढ़ना? सर क्या इसके बगैर पेपर पास नहीं हो सकता? सर पास हो सकता है इसके बगैर पेपर, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको रेड बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक, तो ये वो स्टडी मटेरियल है जो आप लोगों ने फॉलो करना है। स्टडी मटेरियल में अब जो रेड बुक्स हैं उन पे हम बात करते हैं। रेड बुक्स ना 3 पार्ट्स में लिखी जाती हैं गाइस, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। गाइस पार्ट ए में IFRS होते हैं, मेन कंटेंट, जो फ्रेमवर्क है, जो ISS है, ISS पे बात होती है, IFRIX पे, ये आपका सारा लेवल, ये पार्ट ए है। इसमें सारी की सारी आपको क्या मिल जाएंगी, आपको कंटेंट मिलेगा कि स्टैंडर्ड क्या कहता है क्या नहीं कहता। सो दिस इज पार्ट ए। इसी के बारे में मैं कह रहा हूं कि जब सारी चीजें कवर कर लें तो इसको लेटर ऑन ओपन करें और इसको लेटर ऑन पढ़ने की कोशिश करें। पार्ट बी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, इंप्लीमेंटेशन गाइडेंस है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए हर स्टैंडर्ड का। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, इंप्लीमेंटेशन गाइडेंस, इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। ऐसे मुश्किल एरियाज जो कि इंप्लीमेंटेशन गाइडेंस में जो मुश्किल एरियाज है, उनकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हुई है क्वेश्चन फॉर्म में, मैंने टॉपिक्स में एडजस्ट कराए हुए हैं वो ऑलरेडी। ठीक, और साथ साथ आप भी मुझे बता रहे होंगे सर ये नहीं समझ आया, तो उनकी वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ। समटाइम्स मैं ऐसे ही छोटी सी वीडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा। समटाइम्स अगर कोई बड़ी वीडियो है और मुझे लग रहा है कि उसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा और आप लोगों को जल्दी चाहिए, तो मैं यूट्यूब पे शेयर करके उसका लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक, अब आ जाए पार्ट सी, बेसिस ऑफ कंक्लूजन। पार्ट ऑफ सी बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें रीजनिंग दे रहा होता है आपका बोर्ड वाले जो स्टैंडर्ड डेवलपर्स हैं, वो रीजनिंग दे रहे होते हैं कि हमने ये स्टैंडर्ड ऐसे क्यों बनाया। सर ये बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट लेवल पे। इसको पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी पढ़ी है। अगर आप लोगों को लगा कि बाद में आप लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ लेना, अदरवाइज आपका ताल्लुक सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट बी है और उसके बाद पार्ट ए है। अगर आप रेड बुक पूछें मेरे पास, क्योंकि एवरी ईयर एडिशन जो है वो चेंज हो रहा होता है, तो सर जो एग्जामिनर हमारा ICAP का एग्जामिनर है वो कह रहा है जी कि 2020 की रेड बुक्स हमारे लिए रेलेवेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 2019 की नहीं चलेंगी, 2019 की भी यूज हो सकती हैं। तो इफ यू वांट टू यूज द रेड बुक ऑफ 2019 तो यू कैन यूज दैट। अगर आपके पास 2020 की रेड बुक अवेलेबल है तो वो भी आप ले सकते हैं। रेड बुक में 2020 की आई डोंट थिंक अभी आप लोगों को ICAP से मिलेगी, 19 की मिल रही थी, जो शायद अभी उन्होंने साइट पे लिखा हुआ कि अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो बड़े इजीली ये सॉफ्ट कॉपी में मिल जाती हैं, तो आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं। और अभी आपने वैसे भी लेटर ऑन कवर करनी है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, तो अभी आपको इनकी जरूरत भी नहीं है, अभी तो आप लोगों ने वीडियोस देखनी है और नोट्स देखने हैं। सो दिस वाज द रेड बुक। अब इसके मैंने एडिशन की भी बात कर ली। अब गाइस सजेस्टेड सीक्वेंस जो है, देखें एक लॉजिकल सीक्वेंस है, उसकी मैं आपको रीजन देता हूँ और मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। ओके जी, अब जरा और करना गाइस। सर लॉजिकल सीक्वेंस ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, जरा प्लीज अंडरस्टैंड करें। सर मैंने सारे मेजर स्टैंडर्ड्स पहले लिखे हैं। यार अभी ना आप लोग रिलैक्स, अभी आप लोग टाइम दे सकते हो, चीजें दिमाग में जा रही होंगी, तो आई वुड सजेस्ट कि ये मेजर जो स्टैंडर्ड्स हैं ये सबसे पहले करें। पहली रीजन तो ये है कि आप जब ये स्टैंडर्ड्स जल्दी कर लेंगे, उसके बाद आप कंसोलिडेशन पे मूव करेंगे ना, तो कंसोलिडेशन बड़ा टाइम ले रही होती है, थोड़ा थोड़ा कर रहे होते हैं, तो यू वुड हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। बार बार आप ओपन कर रहे हैं, तो इनको बार बार पढ़ने का मौका मिलेगा, बार बार पढ़ने का मौका मिलेगा। इनिशियल स्टेजेस पे कवर किए होंगे तो आप लोगों के पास टाइम होगा डिस्कशंस में, लोगों के साथ डिस्कशंस में जाने का कि यार ये एरिया तुझे आता है नहीं आता, मुझे ये एरिया में प्रॉब्लम है। टीचर के साथ यानी मेरे साथ कम्युनिकेट करने में आप इजी रहेंगे कि सर ये वाले एरिया में थोड़ी परेशानी है, ये वाले एरिया। तो जब आप लोग ये मेजर एरियाज पहले कवर करेंगे ना, यहाँ तक जब आप पहुंचेंगे ना, तो मिनिमम 40 पेपर का आप कर चुके होंगे और मैक्सिमम 60।
ये 40 to 60% पेपर इन स्टैंडर्ड्स में से बनता है। मैंने 3 पेपर्स का एनालिसिस दिया हुआ है, तीनों में से जाके देख लेना, 40 to 60, मिनिमम 40 मैक्सिमम 60। तो सर पहले इनको कवर करें ना। अच्छा, फिर कंसोलिडेशन आहिस्ता आहिस्ता, कंसोलिडेशन है कैलकुलेशन, बड़ा दिल लगता है बंदे का कंसोलिडेशन करने में, तो कंसोलिडेशन करें करें करें। पहली वजह के ज्यादा टाइम मिल जाता है अगर आप स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। दूसरी वजह, सर जब आप कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं ना, पास्ट पेपर कंसोलिडेशन के करने के लिए आपको पास्ट पेपर में इन स्टैंडर्ड्स में से एडजस्टमेंट्स मिलती हैं। इस स्टैंडर्ड की एक एडजस्टमेंट है पास्ट पेपर में, अब आप कैसे करेंगे कंसोलिडेशन, आप कर ही नहीं सकते। तो फिर जो लोग पहले कंसोलिडेशन पढ़ते हैं ना, वो बेचारे क्या करते हैं, वो पहले कंसोलिडेशन पढ़ लेते हैं बेसिक सी, और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस नहीं ज्यादा कर पाते, फिर वो पास्ट पेपर इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ने के बाद करते हैं। ठीक, तो एक थोड़ा सा छोटा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक ड्रॉबैक है कि अगर आप कंसोलिडेशन पहले पढ़ेंगे तो एक तो आप कंसोलिडेशन पे पहले अन्य टाइम लगा रहे होते हैं, तो अच्छा लग रहा होता है ना, वो सॉल्व हो रहे होते हैं, लग रहा होता है कि बड़ा अच्छा प्रोग्रेशन हो रही है, लेकिन आप पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस बड़ी डिटेल में नहीं कर पा रहे होते। फिर जब आप कंसोलिडेशन पे इतना ज्यादा टाइम इनिशियल लगा लेते हैं ना, तो एट द एंड आपके पास ये वाले स्टैंडर्ड्स पढ़ने का टाइम बड़ा कम बचता है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लॉजिकल सीक्वेंस ही है, इसीलिए मैंने ये दिया। बाकी ऑब्वियसली डिफरेंट टीचर्स की डिफरेंट अप्रोच है, वो कंसोलिडेशन से शुरू करते हैं, वो भी ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक होगा, वो ठीक कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी गलत कर रहा है, बट मुझे लॉजिकल सीक्वेंस ये ज्यादा अच्छा लगता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। उसके बाद गाइस कंसोलिडेशन के बाद इसी तरह अदर स्टैंडर्ड्स पे 8 डेज है, तो ये डेज वाइज ना एक प्लान गिवन, इतने दिन। मैंने डेट्स के साथ इसलिए मेंशन नहीं किया कि एक दिन 2 दिन लेट होते हैं ना, तो आपको लगना शुरू हो जाता है कि यार ये तो नहीं मैं कर सकता, तो आप जिस दिन से शुरू करना चाहें आप कर लें, लेकिन इस पे 5 डेज दें। 5 डेज से भी जल्दी होना चाहिए, वैसे ये 4 डेज में होना चाहिए, लेकिन मैंने एहतियातन 5 डेज लिख दिया। गाइस अब द क्वेश्चन इज, ये सीक्वेंस का लॉजिकल सीक्वेंस, अब नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी होनी है ना, ये पहली मीटिंग हम लेट कर रहे हैं, ठीक है, और अगली मीटिंग हम लोग एवरी बाय वीकली किया करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली द डे वुड बी मंडे और ट्यूसडे, मंडे या ट्यूसडे हम लोग एक मीटिंग किया करेंगे, बिल्कुल इसी टाइम पे, और 8 बजे, 8 से 10 बजे तक। अगर आप लोग मुझे कहोगे कि ये क्वेश्चन करा दें उस मीटिंग में, तो मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, अदरवाइज हम सिंपल से आपने जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो गाइस 27 जुलाई तक आप लोगों को 5 दिन लगाने हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स में। 10 वीडियोज हैं इसकी, और आई कैप के प्रैक्टिस किट में 6 क्वेश्चन हैं। सर ये 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो कोशिश करें ये 10 वीडियोस 2 दिन में 3 दिन में देख के, तो आखिरी 2 दिन आप सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे साथ साथ पूछ भी रहे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा एक्टिव होएगा। देन गाइस IFRS 2 आपको करना चाहिए 5 डेज, 14 वीडियोस हैं इसकी, 12 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम आई कैप, इसमें कुछ पास्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो ये आप लोगों ने ये कवर करना है। देन IFRS 16 पे 15 वीडियोस हैं, उस पर 6 दिन लगाने हैं आपने, और 15 क्वेश्चंस, ये काम करना है आपने। तो ये वीडियो जल्दी से जल्दी कवर करके ना इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे एक 2 क्वेश्चंस करते जाएं डेली बेसिस पे। फिर आई वुड से कि IS 33 पढ़ें, 5 डेज, 15 वीडियोस हैं, 9 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम आई कैप, इसमें से काफी क्वेश्चंस कवर भी हुए हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस करें। और ट्यूसडे इंशाल्लाह 27 जुलाई को हमारी मुलाकात होगी। सो दिस इज द प्लान टिल नेक्स्ट मीटिंग। थोड़ा रिग्रेस प्लान है, अगर आप इनको फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा होएगा, अगर ऑब्वियसली साथ साथ चलोगे तो, लेकिन अगर साथ नहीं चल सकते तो अपना एक प्लान बना लो। लेकिन हम यहाँ पे एक मीटिंग कर रहे होंगे, और उसमें जो क्वेश्चंस आप लोग मुझे कह रहे होंगे नहीं हुए, जो मैं साथ साथ नहीं भेज पाऊंगा, वो मैं वहां पे करवा रहा हूँ, या फिर हम लोग सिर्फ सिंपल आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ 30 मिनट्स की क्लास, 40 मिनट्स की, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट मीटिंग वुड बी इंशाल्लाह 27 जुलाई, और अगला प्लान फिर 27 जुलाई से पहले मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। गाइस मस्ट डूज क्या है, अब वो मस्ट डूज क्या है, अब इस पे लेते हैं, और फिर मैं क्वेश्चंस देखता हूँ। एक भाई है हमारे, वो पूछना रेड बुक ओनली अवेलेबल एट आई कैप इन हार्ड फॉर्म, तो क्या ये अवेलेबल है? यार उन्होंने जो वेबसाइट पे दिया हुआ है ना, वो अभी कह रहे हैं कि अभी अवेलेबल नहीं है, बट वो अवेलेबल हो जाती है, तो मिल जाएगी आपको, लेकिन अभी तो आपने उन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके जी, एक भाई पूछ रहे हैं सर के व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बिल्कुल सी, व्हाट्सएप ग्रुप बना ही इसलिए है कि आप उसमें क्वेश्चंस पूछें, ठीक है, तो उसमें आपने क्वेश्चंस ही पूछना है। अभी हम लोग एक्टिव नहीं है ज्यादा उस ग्रुप में, लेकिन आज से ऑनवर्ड्स हम एक्टिव हैं, तो आपका जो दिल करे आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं मेजॉरिटी टाइम पे क्लासेस में होता हूँ, तो समटाइम्स रिप्लाई जल्दी कर दूंगा, समटाइम्स शाम तक रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन रिप्लाई आप लोगों को जल्द से जल्द आ जाया करेगा। हाँ, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो मैं वीकेंड्स पे कर रहा हूँ, ज्यादा चांसेस ये हैं।
ठीक हो गया? तो आप करेंगे, इन शॉर्ट आप मुझे कंसीडर करेंगे अपना टीचर नहीं, अपना एक बड़ी, जिसके साथ आप बैठ के एडवांस रिपोर्टिंग तैयार कर रहे हैं, आप उससे हेल्प मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं यार ये वीडियो ये क्वेश्चन मुझे वीडियो में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ये वाला प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका तरीका ये है व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछने का, अगर आप एक क्वेश्चन में फंसे हुए हैं तो क्वेश्चन भेजें, मुझे उसकी पिक्चर भेजें और एक आंसर की पिक्चर भी भेज दें कि सर ये, उसको हाईलाइट करके कि ये वाला प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, तो मेरे लिए इजी होगा, क्योंकि मेरे सामने ऑल द टाइम बुक्स नहीं होती, तो मैं, मेरे लिए उधर से देख के इजी होगा कि मैं आप लोगों को वॉइस नोट भेज दूँ। आप वॉइस नोट भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, इन शॉर्ट आप क्वेश्चन पूछेंगे और आई विल बी इंशाल्लाह आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। अब गाइस नेक्स्ट क्या है, मस्ट डूज क्या है? सर एग्जामिनर फोकस है ऑन डिस्कशंस अलोंग विद कैलकुलेशन, तो आपको डिस्कशन पे फोकस करना है सर, आपको डिस्कशन पे फोकस करना है सर। हर स्टैंडर्ड को आपको इस पोजीशन में आना है कि आप डिस्कस भी कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया सर, वो आपसे ना डिस्क्लोजर नोट पूछता है, हर स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर नोट आपको बनाने आने चाहिए, हर स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर नोट आपसे उसने पूछना ही है कि डिस्क्लोजर नोट्स क्या, और एक्सट्रैक्ट्स होते हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में क्या जाना है, तो इनके एक्सट्रैक्ट्स आने चाहिए और डिस्क्लोजर नोट्स आने चाहिए, तो डिस्कशन पहले बात होगी और ये दो एरियाज पे बात होगी। सर कुछ एरियाज एग्जामिनर को बहुत पसंद है, अब वो कौन से एरियाज हैं? सर वो एरियाज हैं जहां पे प्लान्स कैंसिल हो रहे होंगे ना, एक प्लान चलता चलता कैंसिल करना है आपने, बीच में चेंजेस लानी है, मॉडिफाई करना है आप, एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मॉडिफिकेशन, एक लोन लिया हुआ है उसको उसको मॉडिफाई करना है, मैं आई एम अनएबल टू पे माय लोन्स, तो मुझे मॉडिफाई करना है, ठीक है? तो आपको पता ही है यार, लोन्स प्रैक्टिकली भी तो ऐसा ही होता है, रिस्ट्रक्चरिंग होती रहती है, लोन वापस नहीं कर पा रहे, उनको कहा यार कि थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स बढ़ाओ, थोड़ा इसको लंबा खींचो, थोड़ी वैल्यूज कम करो, इंस्टॉलमेंट्स जो पे कर रहे थे उनको लेट कर लो, सिर्फ इंटरेस्ट लो, हम नहीं पे कर सकते, हमसे शेयर्स ले लो, हमारी जान छोड़ो, माफ करो थोड़ा, तो ये सारे काम चल रहे होते हैं, इसी तरह लीज में भी चल रहे होते हैं, जहां जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग होगी ना, वहां पे मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन, अमेंडमेंट्स, रिप्लेसमेंट्स, रिक्लासिफिकेशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एग्जामिनर के फेवरेट हैं, एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं, तो जहां पे भी ये पॉइंट आ जाए कि चीजें चेंज हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, आपने वहां पे फोकस कर लेना, आपने कहना यार ये एग्जामिनर ने पूछना ही पूछना, ठीक है जी। बड़े इजी मार्क्स होते हैं गाइस, जो कि लूज करने वाले नहीं होते पेपर में, जैसे कंसोलिडेशन में एक इजी मार्क्स होते हैं, कंसोलिडेशन में लोग थोड़ी गलती क्या करते हैं, एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी होती है कंसोलिडेशन में जो बहुत परेशान करती है आप लोगों को, एक एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो बहुत परेशान करती है, लोग उस एडजस्टमेंट के पीछे इतना टाइम लगा देते हैं कि अपना क्वेश्चन सारा डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो भाई जो एडजस्टमेंट आती है जितनी आती है करके आगे निकल रहे हैं, आपने कौन सा 100 लेने हैं, 50 से ऊपर ही चाहिए ना आप लोगों को, तो सर इजी मार्क्स नहीं करने चाहिए, कुछ बड़े इजी मार्क्स अवेलेबल होते हैं, स्पेसिफिकली जो स्पेशलाइज्ड एंटिटीज होती हैं उनके बड़े इजी मार्क्स अवेलेबल होते हैं जो आप लोगों को करने चाहिए। देन गाइज एप्लीकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन गाइडेंस, जी आपकी जो कुछ इफ्रिक्स हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए, इफ्रिक्स को आप लोगों को बड़े तसल्ली से देखना चाहिए, तो इफ्रिक्स ठीक है, ये ऑब्वियसली चीजें सारी कवर्ड हैं। देन पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए अलोंग विद इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, ये मस्ट डूज हैं। लर्न टू यूज द रेड बुक इन एग्जाम, ये ऑब्वियसली मैंने कहा है पहले आप तैयारी करेंगे उसके बाद रेड बुक को हाथ लगाएंगे, ये मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूंगा कि रेड बुक को कैसे यूज करना है। रेड बुक को यूज करने का मतलब ये है कि यार अगर आप एक एरिया, एक छोटी सी एग्जाम्पल से मैं प्रूव करूंगा, ठीक है? देखें हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, अब उन्हें पता है कि लीज का एक एरिया है जो उन्हें तंग कर रहा है, और उन्हें ना, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये डी रिकग्निशन है उन्हें तंग कर रहा है, अब उन्हें पता है कि यार उनसे ना चीजों को रिमेम्बर रखना मुश्किल हो रहा है, चीजों को उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाना माइंड में मुश्किल हो रहा है, उनसे वो चीज याद ही नहीं हो रही, इन अदर वर्ड्स उन्हें समझ आ गया कि टॉपिक क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप रेड बुक में वो एरिया ओपन करेंगे और उसको हाईलाइट कर लेंगे, उसके साथ एक स्टिकी नोट अटैच कर लेंगे कि ये एरिया है जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हर स्टैंडर्ड में अगर कोई इस तरह का मुश्किल एरिया है तो उसको आप हाईलाइट कर लेंगे, इसका ये मतलब नहीं पूरी बुक ही आपने हाईलाइट कर ली है, इसका मतलब ये है कि जो मुश्किल एरिया है, अच्छा आप कर लिया हाईलाइट, अब आपको पता है कि यार एक क्वेश्चन में एक एरिया आ गया, उसमें उसको आपने कंसल्ट करना है रेड बुक को, तो फिर आप क्या करेंगे, जल्दी से उस आप एरिया पे पहुंचेंगे, वो एरिया आपने 2-3 दफा पहले पढ़ा हुआ है, आपने उसकी इतनी सेंस डेवलप की हुई है कि अगर आप उसको रीड करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगी कि इसको अप्लाई कैसे करना, तो जल्दी से उन एरियाज पे जाएं और वहां से रीड करके अप्लाई कर दें, तो इतना टाइम आपके पेपर में होगा कि एक आधे टॉपिक को आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन हर टॉपिक को कंसल्ट करना वुड बी ऑब्वियसली डिफिकल्ट, ठीक? तो इस तरह रेड बुक को यूज करना सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो एग्जाम को कंप्लीट करने की कोशिश करें,
सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक जो आई है वो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस वाइज ही लिखी हुई है, लेकिन गाइज एग्जामिनर्स के कमेंट्स पढ़ना लाजमी पढ़ने चाहिए। आपकी आई कैप की साइट पे अवेलेबल होते हैं, उसमें ना पॉसिबल एरर्स बता रहा होता है, यार बच्चों ने ये गलती की, ये गलती की। तो उनको पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप लोगों को पहले ही पता होता है कि लोग गलती क्या करते हैं और वो मैंने गलती नहीं करनी। पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें। और 8 to 12 मार्क्स जो हैं, 8 to 12 जो है मार्क्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसे आईएफआरएस से आते हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आप लोगों को एग्जाम्स में भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपके पास जो कि एग्जाम अगर मैं टोटल बात करूं तो एग्जाम में जो स्टैंडर्ड्स आते हैं वो 8 to 12 स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं। अब वो 8 से 12 कौन से हैं हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप ओवरऑल पेपर्स देखें ना तो 8 to 12 आईएफआरएस पूछे जाते हैं। अगर आपके सिलेबस में अच्छे खासे आईएफआरएस है, अब वो कौन से 8 होंगे कौन से 12 होंगे ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा वाइल्ड गैस हो सकता है कि मेजर स्टैंडर्ड्स जो इस दफा पूछे हैं, जो नहीं पूछ सका इस दफा अगली दफा पूछ लेगा, ठीक है, वो वाइल्ड गैस हो सकता है। ऑब्वियसली बीच में बातें वो लग भी जाती हैं, लेकिन यार 8 से 12 स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे आपको नहीं पता, इसकी कोशिश करेंगे पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कवर करें। गाइज ये था आज का जो लास्ट मैसेज है, दैट इज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन एग्जाम। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार कुछ अजीब सा होगा पेपर में और थोड़े काम रह के उस चीज को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय साइड। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। आप लोग माइक ऑन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। जी सर, माइक ऑन करके पूछना तो माइक ऑन करके पूछें। अगर आप लोगों का क्वेश्चन को मैं मिस कर गया हूं तो प्लीज उसको कॉपी पेस्ट कर दें दोबारा। जी प्लीज सर, इज देयर एनी क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हैं? यार लीज पे जो कोविड का इम्पैक्ट था वो उसने एग्जामिनर ने पूछा नहीं अभी तक। अब मोस्ट प्रोबेबली पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग वो कवर कर लेंगे, ठीक है, हम पढ़ लेंगे उसको एक दफा। लेकिन अब वो क्योंकि वो जो टाइम फ्रेम था वो तो निकल रहा है ना, इसलिए मुश्किल है कि वो फॉलो करे, तो लेकिन हम पढ़ेंगे। तो आप कह लेंगे हाँ जी है सिलेबस का पार्ट है। अच्छा और जी इसके अलावा कोई चीज? सर इज देयर एनी क्वेश्चन? सो गाइस सी यू इन व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप में इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है। और इज देयर एनी नीड फॉर आईएफआरएस रेड बुक्स फॉर द गिवन प्लान? अभी जरूरत नहीं है सर, अभी जरूरत नहीं है, वो एंड पे पढ़नी है बिल्कुल। तो पहले जरा जल्दी से इसको कवर करें, और अभी जरूरत नहीं है रेड बुक्स की। उमेर एंड पे करना चाहिए यार, ठीक है। वो आप अभी भी करेंगे ना तो भूल जाएंगे, तो एंड पे ही करना बेहतर है उनको। इसलिए देखें आप तो हर बंदा एंड पे ही कराता है, ठीक है। तो बेहतर है एंड पे ही करें, पहले मेजर स्टैंडर्ड्स को करने की कोशिश करें। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? तो कोई एक बुक ले लें गाइस, पास्ट पेपर्स कंपाइल फॉर्म में बुक्स मिल जाती हैं जिनके क्वेश्चन सेपरेट होते हैं। कोई एक बुक ले लें, क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है आप लोगों का। तो क्वेश्चन बैंक वो बुक्स और एक स्टैंडर्ड पढ़ के उन क्वेश्चंस को करना शुरू करें और कीप मी अपडेटेड। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।